वायोट सैवर्ट लॉ, ये आज का टॉपिक फिर से अपन दोबारा देख रहे हैं, कल पूरा हुआ नहीं था, है ना। सपोज दिस इज एनी करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसमें हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर ले। जैसे एक छोटा सा करंट एलिमेंट अपन ने ये कंसीडर किया, करंट एलिमेंट आई डीएल वेक्टर। एक्चुअल में करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन में हमें ऐसे टर्म की जरूरत पड़ रही है जिसमें वेक्टर नोटेशन की जरूरत है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए करंट एलिमेंट लेने की जरूरत पड़ गई यहाँ पे। तो करंट एलिमेंट के साथ में जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना, जैसे ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसका कैलकुलेशन अगर हमको करना है, सो बाय राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे आएगा। तो बाय बायोट सैवर्ट लॉ डीबी इक्वल्स टू फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट पॉइंट पी पे। किसके कारण? करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और पूरे वायर के कारण अगर आपको देखना तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, एंड दैट इज गिवन बाय द फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पिछली क्लास में अपन ने कर लिए थे। इसको बोलते हैं म्यू नॉट, मतलब परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और म्यू अगर देख दोगे तो परमिबिलिटी ऑफ मीडियम कहलाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट आया है, इट्स वैल्यू इज 10 टू द पावर -7 एसआई सिस्टम में टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो, बहुत आसान है डायमेंशनल फार्मूला लिखना, तो आपको लिख लेना ये डायमेंशनल फार्मूला, नोट बनाना है इसका, ठीक है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, और अगर मीडियम रहेगा तो फिर आप म्यू लिखोगे, जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन लिखते थे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा लिखना है। तो अभी अपन यहाँ पे एयर या फिर वैक्यूम के लिए ही ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये वैल्यू कहाँ पर के लिए है? एयर या फिर वैक्यूम के लिए, ओके, एयर या वैक्यूम के लिए। अब वेक्टर फॉर्म पे हमको वायोट सैवर्ट लॉ लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म पे वायोट सैवर्ट लॉ के साथ में यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? जो मैग्नीट्यूड आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप इसको वैसे ही लिखो आई डी एल फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा? एन कैप। सो व्हाट इज एन कैप हियर? एन कैप इज यूनिट वेक्टर which is along the direction of magnetic field, and its direction is given by right hand thumb rule. तो n कैप क्या हो गया यहाँ पे? n कैप is unit vector, this is the unit vector, okay, ये unit vector है, and its direction किधर आएगा? its direction along v, its direction along v, magnetic field की तरफ आएगा। its direction given by right hand thumb rule and along the direction of v, direction given by right hand thumb rule, right hand thumb rule, और इसका डायरेक्शन किधर आएगा? dv की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको n को हटाना है और r कैप के फॉर्म पे आप लिख सकते हो क्या? तो फिर जो n कैप है, एक्चुअल में n कैप को आप लिख सकते हो, n कैप इज यूनिट वेक्टर, आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे n कैप। तो n कैप को लिखने का एक और तरीका आ जाएगा, मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड की उसको ही लिख दे रहा हूँ दोबारा। db वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर i, और dl वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर दो r कैप के साथ में,
डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप आर कैप के साथ में कर दो तो ये आंसर निकल के आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस वेक्टर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर along the radius vector, ये रेडियस वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर है आर कैप। और ये पूरा वेक्टर आर आपको दिख रहा है यहाँ पे, वेक्टर आर मतलब करंट एलिमेंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो अभी समझ गए होगे जो साइन थीटा का फैक्टर आया था वो क्यों आया था, क्योंकि डीएल क्रॉस आर जब आप करोगे तो जो आंसर बचेगा आपका, अगर मैं यहाँ पे डीएल वेक्टर और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं आर कैप का, डीएल वेक्टर में हम आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये फार्मूला बचेगा डीएल, फिर आर कैप का मॉड दैट इज 1, डीएल का मॉड, और फिर लगाओगे आप साइन थीटा, और फिर लगाओगे आप एन कैप। तो डीएल इज एज इट इज, आर कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा एन कैप। इज इट क्लियर? तो ये बचेगा आपका डीएल साइन थीटा एन कैप। तो लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि उसका मतलब क्या हुआ, तो आपने इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिए। और आर कैप को क्या लिख सकते हो आप, आर कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब यूनिट वेक्टर की आप प्रॉपर्टी यूज कर दो ना, यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो फिर जो डीवी है इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर, तो डिनोमिनेटर में फिर ये आर क्यूब हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आर क्यूब। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, ये वेक्टर फॉर्म है, इस तरह से आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म को। तो अभी यहाँ पे किसी को भी डाउट बचा क्या इसमें बेटा, किसी भी बच्चे को डाउट बचा क्या? ये यहाँ जो डिस्कशन किया मैंने, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर आई डी एल आर कैप साइन थीटा एन कैप, ये अपन लिखते गए यहाँ पे, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें एक और बात आ रही होगी कि सर आपने डीएल क्रॉस आर ही क्यों लिया, आर क्रॉस डीएल क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के आप देखो, जो डायरेक्शन आता मैग्नेटिक फील्ड का वो आई डीएल क्रॉस आर के बाद आता है। आर क्रॉस डीएल करोगे तो डायरेक्शन उल्टा आएगा, रिवर्स डायरेक्शन आएगा, इसलिए आई डीएल क्रॉस आर ही लिखा गया है, ना कि आर क्रॉस आई डीएल लिखा गया है। तो ये डायरेक्शन के कारण अपन ने लिखा है यहाँ पे, और कोई रीजन नहीं है, डायरेक्शन के कारण आया। तो एक मैं 3D डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे अगले पेज पे, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ले लिए? पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 अभी, हाँ पेज नंबर 3 पे देखो। अभी एक्चुअल में जो डायरेक्शन आता है वो आई डीएल क्रॉस आर के साथ आता है, ना कि किसके साथ आता है, आर क्रॉस डीएल के साथ में। तो इसके लिए अपने को फिर से एक 3D डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये एक 3D डायग्राम अपन ने लिए, ठीक है, दिस इज एनी 3D डायग्राम, और इसमें एक वायर है, मान लो ये कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई के बराबर, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है आई के बराबर, और यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट आप कंसीडर कर लोगे। सपोज आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया है, दिस इज द करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट आईडीएल, आईडीएल की लेंथ कितनी होती, बहुत छोटी होती है, आईडीएल वेक्टर, और यहां से फिर आपको पी पॉइंट जैसे यहाँ कहीं पे दिख रहा है, ये पी पॉइंट आपका, तो ये वेक्टर आर आ जाएगा, दिस इज द वेक्टर आर, ये वेक्टर आर हो गया, और इसके साथ में एंगल कितने का बन रहा है, थीटा डिग्री का बन रहा है, तो यूनिट वेक्टर तो यहीं तक आएगा, फिर इसका आर कैप,
अब P पॉइंट पे आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो R और करंट कैरिंग वायर सेम प्लेन पे है, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगा रहे हो बेटा तो परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा है। परपेंडिकुलर इनवर्ट मतलब यहां जो डायरेक्शन आप शो करोगे मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज गिवन बाय दिस, ये डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे डीवी का डायरेक्शन अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। अभी समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे डीबी के लिए? और dB is given by the equation mu naught upon 4 pi I dl cross r vector upon r cube लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप r क्रॉस dl करोगे तो फिर डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, और I dl क्रॉस r कर रहे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा। तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल भी और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दोनों का यूज कर रहे हो। इसलिए जो हमने लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे कि भाई R क्रॉस आईडीएल क्यों नहीं लिख दिया? फिर R क्रॉस आईडीएल क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि अगर R क्रॉस आईडीएल लिख देते तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो करंट के अकॉर्डिंग चलेगा, करंट कैसा उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। समझ गए या डाउट है? अभी समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है? इस पे कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? तो एक समझ गए ना, एक नोट ये रहेगा यहाँ पे कि जो करंट एलिमेंट है आपका आईडीएल, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली जो आर वेक्टर आप देख रहे हैं, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है, ये जैसे कोई मान लो वायर है ऐसा, और यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो आप, और यहाँ पे आपने डिस्टेंस पोजीशन लिए पी, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो आई डीएल क्रॉस बी, रेडियस वेक्टर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आई इंटू आई डीएल क्रॉस आर, तो रेडियस वेक्टर की तरफ आप मोड़ोगे तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये करंट कैरिंग वायर। और एक और था अपना राइट हैंड थंब रूल, मतलब जिसमें थंब किसका डायरेक्शन बताएगा? करंट का, और कर्ल ऑफ फिंगर किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसके कारण भी यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है? यहाँ पे नीचे आ रही है। तो दोनों तरह से देखने पे सेम रिजल्ट आने चाहिए, कैसे भी करो, डायरेक्शन आप कैसे भी निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मेथड हो, बट उससे डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। समझ गए या डाउट है? अभी समझ गए या डाउट है बेटा? इस पे ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े, इस पे डाउट है या समझ गए? ये यहाँ जो डायरेक्शन लिखा मैंने, ये देखो, अभी समझ गए या डाउट है? जल्दी बताओ। समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। तो अब अगर मान लो आपको पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये तो आपने छोटे से पार्ट के लिए निकाला, तो ये तरीका होता है, ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा है कि सिंगल चार्ज के लिए आप फार्मूला लिखते हो, लेकिन जहां पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं तो वहां पे आप कैलकुलेशन कैसे करते हो? आप एक छोटे से डीक्यू चार्ज के लिए क्या लिखते हो? वहां पे फील्ड लिखते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो। तो पेज नंबर 4 पे मैं वो बता रहा हूँ, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ना? पेज नंबर 4। अब आप ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसे ही है यहाँ पे कहानी, बस ये फर्क ये है कि ये थोड़ा सा 3D में चलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसी कहानी होती है? जैसे मान लो आपके पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड आपने ले लिए, और इसमें मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, फिर इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से आपके पास में r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मान लो ये r डिस्टेंस पे। कैसे निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करते हो यहाँ पे? कैलकुलेशन के लिए आप एक छोटा सा चार्ज इमेजिन करते हो,
इसकी वैल्यू डी क्यू है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सपोज x है, तो इसके डी क्यू के कारण आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे डीई, डीई मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? और यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म बना दोगे तो यहाँ पे एक्स कैप लिख दोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर है। और जब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई पूरा वेक्टर फॉर्म पे, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, पूरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो याद आए अभी कुछ? तो सिमिलरली जब आप पूरे वायर के लिए, जैसे यहाँ पे अपन वायर लेते हैं, कोई एक करंट कैरिंग वायर आपने लिया, ये मान लो करंट कैरिंग वायर है P टू Q, करंट I फ्लो हो रहा है, आपको पूरे वायर के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करोगे आप? पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट लोगे, जो बेसिक है आपका कैलकुलेशन का बेसिक जो तरीका है, ये छोटा सा करंट एलिमेंट आप लोगे IDL, और ये IDL के कारण आप पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे P पॉइंट पे, ये रेडियस वेक्टर हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री है, ठीक है ना, रेडियस वेक्टर हो गया, एंगल थीटा डिग्री हो गया। और P पॉइंट पे अब इस IDL के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, बाय राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू IDL sin dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस प्रोडक्ट R कैप, तो फिर R स्क्वायर लिखोगे, और अगर R वेक्टर लिखते हो आप तो फिर R क्यूब लिखना है, R कैप लिख रहे हो तो फिर R स्क्वायर आएगा। और अगर बेटा आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखना निकालना है तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीवी को। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल काम है, आपको दो दो तीन तीन वेरिएबल दिख जाएंगे, थीटा भी वेरिएबल दिख जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर आई फिर डीएल फिर साइन थीटा फिर एन कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मुश्किल क्या है यहाँ पर? जो इंटीग्रेशन आ रहा है आपका, इस इंटीग्रेशन में दिक्कत क्या है? इस इंटीग्रेशन में आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? डीएल भी वेरिएबल है, एन कैप भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। तो आपको अगर पूरे वायर के लिए निकालना है कि भाई पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही पी पॉइंट पे, पूरा वायर मान लो आप ए से बी तक पूरा वायर है आपका, ये मैं ए से बी सिंबॉलिकली लिखा हूं, लिमिट मतलब, ठीक है ना। तो पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो दिक्कत क्या है यहाँ पे? ये कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। ये क्यों नहीं है इंटीग्रेशन? आपको यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिखेंगे? यहाँ पे डीएल एक वेरिएबल हो गया, थीटा वेरिएबल हो गया, आर एक वेरिएबल हो गया, इवन एन कैप इज आल्सो अ वेरिएबल हियर। तो ये इतने सारे वेरिएबल हैं और आपने इतने सारे वेरिएबल का इंटीग्रेशन सीखा ही नहीं है, करना भी नहीं है, ऐसा सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब सिलेबस में क्या है, आपको सिमेट्रिक वायर, जैसे स्ट्रेट वायर दे दिया तो स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड पूछेगा, तो स्ट्रेट वायर अगर ले लोगे तो आपके वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप रिड्यूस कर सकते हो, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। जैसे आगे देखेंगे अपन कि स्ट्रेट वायर के लिए कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है एक साथ, है ना। आप किसको इंटीग्रेट कर सकते हो? आप ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हो भाई साइन थीटा डी थीटा आया, या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो एक्स टू द पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो। आप दो दो वेरिएबल का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो आप मतलब सिलेबस में फिर वही चीज रहेगी जिनका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका वायर कोई भी शेप का हो, आर्बिट्री शेप का हो, तो आप उसके लिए निकालने बैठ जाओगे या उसके लिए आएगा, तो ऐसा नहीं आता एग्जाम में, कंपटीशन में भी नहीं आता, किसी भी कंपटीशन में नहीं आता। कंपटीशन में क्या आता है? जिनके कैलकुलेशन आप आसानी से कर सको, या जिनके लिए आप क्या कर सको, लिंक बैठा सको, या आपस में वेरिएबल को रिड्यूस कर सको अल्टीमेटली।
तो अगले पेज में देखेंगे अपन स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे वायट-सैवर्ट लॉ से, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा अल्टीमेटली अपने को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? और ये समझ गए या कोई डाउट है किसी को इसमें? वायट-सैवर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन में देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का, मैंने यहाँ इनफाइनाइट लेंथ नहीं लिखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आप ना इसको रिजेंबल करो, आप उससे कंपेयर करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसी कुछ कहानी बन रही थी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया है, सपोज दिस इज स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, और इसमें सपोज करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसके कारण आपको किसी भी पॉइंट P पे, जो कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया वायर से, कैपिटल R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पूरे वायर के लिए, ठीक है, पूरे वायर के लिए कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो ये समझ गए ना आप? ये जो हेडिंग है, हेडिंग समझ गए, क्या करना वो समझ गए कि नहीं? P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट P पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है ना, अदर देन द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ के अदर साइड पे, वायर की लेंथ की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी, आगे बताऊंगा मैं अभी। तो फाइनाइट लेंथ का वायर है, मैं यहाँ पे इसके लिए एंगल भी बना देता हूँ, ये एंगल का मेजरमेंट आप देख सकते हो इस पे, θ1 से θ2 तक आप एंगल लिख सकते हो इसको, ये नीचे का एंगल θ1 और ऊपर का एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया, ठीक है ना, θ1 से लेकर θ2 तक एंगल है। और अगर आप इधर से एंगल देख रहे हो तो ये एक एंगल आप अल्फा ले लेना, एक एंगल आप बीटा ले लेना, और बेटा मैं राइट हैंड थंब रूल से ना अभी डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ये कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्या आंसर क्या आएगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी P पॉइंट पे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, और जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, लुक एट हियर, जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज गिवन बाय द फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आप लिखोगे I डिवाइडेड बाय R, एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2 ये है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि θ1 इज इक्वल्स टू π/2 minus alpha as well as θ2 is equals to π/2 minus beta। तो आप θ1 और θ2 को अगर रिप्लेस कर रहे हो तो एक और फार्मूला बन जाएगा, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R, किसमें रिड्यूस हो जाएगा फार्मूला, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा के फॉर्म पे भी रिड्यूस हो जाएगा ये फार्मूला। तो रिमेंबर दीज टू फार्मूला, या तो आप कोई भी यूज कर सकते हो आगे कैलकुलेशन के लिए। तो फॉर द फ्यूचर जो भी कैलकुलेशंस आएंगे आपके वायट-सैवर्ट लॉ के स्ट्रेट वायर से रिलेटेड, उसमें ये हमको बहुत काम में आने वाला है फार्मूला। तो फार्मूला क्या करना आपको बेटा, याद कर लेना, ये फार्मूला याद रखना, मैं इसलिए सीधे सीधे लिख दूं, पहले मैंने इसलिए क्या कर दिया, बिना डेरिवेशन के मैंने क्या कर दिया भाई, इसको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना आपको। क्लियर हो गया कि डाउट है अभी फार्मूले
फार्मूले पे कोई डाउट है? समझ गए? फार्मूले पे कोई डाउट है क्या? फार्मूले पे कोई डाउट है? अब बात ये है कि भाई आया कैसे ये फार्मूला? अभी जेई वालों को तो लग रहा होगा, मैंने वैसे बोला कि जो फाइनल रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट आएंगे, और ये फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है। नीट वाले बच्चों को भी रखना है, जेई वालों को भी रखना है, लेकिन आया कैसे उसका डेरिवेशन अपन अगले पेज पे जा रहे हैं। तो इसको याद रखो, आप इस स्पेशल रिजल्ट को याद रखो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो अगले पेज पे अपन इसका डेरिवेशन देख ले रहे हैं, इसका प्रूफ अपन देख ले रहे हैं अगले पेज पे। तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ये पेज नंबर 5 था। पेज नंबर 5 था क्या? 4 है, मैं 1 मिनट चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ पक्का पेज नंबर 5 है ना? सर चेक कर लो ऊपर देख के। जाने दे भैया, मैं नहीं कर रहा हूँ चेक। 5 हो गया, ले अब 6 लिख देंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 6 पे आएंगे अपन अभी। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए ना? अब फार्मूला आया कैसे, तो इसका प्रूफ अब देखो 6 पेज पे। स्ट्रेट वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना, पेज नंबर 6। तो फिर से आपको स्ट्रेट वायर बनाना पड़ेगा और फिर बाकी सारी चीजें लेना है। तो अब मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, खासकर जेई वाले बच्चे अच्छे से ध्यान दें डेरिवेशन पे। नीट वाले बच्चों के लिए तो हो ही गया कि भाई आपको सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। ये स्ट्रेट वायर लिया मैंने यहाँ पे, और इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। और P कोई पॉइंट है जहां पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R, यहाँ पे पॉइंट P हो गया जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मेथड क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? आप वायर को कोई एक्सिस बना दो। वायर सपोज कौन से डायरेक्शन पे, कौन से एक्सिस पे है? वायर है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो। अब आप यहाँ पे आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किए वायर पे, ये आई डीएल वेक्टर, या डी वाई लिखोगे क्योंकि डीएल की जगह आपने एक्सिस मान लिया है, तो ये आप लिखोगे आई डी वाई वेक्टर। और इस आई डी वाई से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको लिखना है। ये आ गया। यहाँ पे एंगल अगर आप देखोगे तो ये एक एंगल बन रहा है फाई का। तो फिर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इक्वेशन लिखोगे। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन, हाँ, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। और पूरे वायर के लिए अगर आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आएगी। और मैंने यहाँ पे अंदर जो एंगल है एक, उसको थीटा लिख दिया। तो बेटा डीबी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूं म्यू नॉट, इसको आप स्मॉल r कंसीडर कर लो, और ये वैल्यू यहां तक की y हो गई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन फाई डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। और जितने भी डीएल आप देख रहे हैं पूरे वायर के लिए, पूरे वायर के लिए आप जितने भी डीएल देख रहे हो या डी वाई देख रहे हो, सबके कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आएगी। यहाँ पे सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आएगी, मतलब एन कैप का डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स हो गया है। एन कैप का डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स है। तो अब आपके पास कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, कितने वेरिएबल दिख रहा है? एक फाई वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल दिख रहा है आपको डी वाई, या आप उसको वाई लिख सकते हो, और एक आर है। 3 वेरिएबल है। तो इन 3 वेरिएबल को आपको रिड्यूस करना है, ठीक है।
तो यहां पर का जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज 180 माइनस 5, अंदर का एंगल 180 माइनस 5 है। ठीक है, आप इसको क्या कर दो, 5 की जगह में कुछ और एंगल आप उसको लिख सकते हो। मतलब हमको क्या करना है ना, 5 को रिप्लेस करना है, 5 को रिप्लेस करना है। ठीक है, जो बाहर का एंगल है उसको रिप्लेस करना। 5 की जगह पे आप यहाँ पे आपने थीटा ले लिया, तो चलो अपन अल्फा ले लेते हैं। अल्फा भी कुछ और एंगल लेना पड़ेगा वहां पे, है ना। ठीक है, तो ये 5 की जगह पे आप 180 माइनस 5, इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है ना, तो फिर आप 5 को अगर रिप्लेस कर रहे हो बेटा, तो ये फार्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन 180 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने पे बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आ गया आई डी वाई, और ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी और छोटा हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया कि नहीं? अब अल्फा और थीटा भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये जो फार्मूला ये और रिड्यूस हो गया आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आई, फिर डी वाई, और साइन अल्फा की जगह में आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये और रिड्यूस हो गया डीवी। अब देखो वेरिएबल कम हो गए आपके पास, कम आने लगे, आई डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये यहां तक आ गया। अब आपको क्या करना, नाउ पुट टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, y अपॉन आर, y अपॉन आर आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, y अपॉन कैपिटल आर। साइन थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी आपकी, साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y अपॉन स्मॉल आर आ जाएगी, और टेन थीटा y अपॉन आर। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे डिफरेंशिएट करके, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय आर। मतलब डी वाई आपका रिप्लेस हो गया, डी वाई का रिप्लेसमेंट आ गया आपके पास में। तो डीवी इज इक्वल टू कितना बच रहा बेटा अब आपके पास में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी वाई की जगह पे क्या लिखोगे, आर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर अभी यहाँ पे आप साइन थीटा लिखा रहने दो, और ये जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर दिख रहा था आपका, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। डिनोमिनेटर का जो आर स्क्वायर है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आपको आर स्क्वायर को रिप्लेस करना, वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगा, आर टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी रिप्लेस हो गया, डिनोमिनेटर का आपका स्मॉल आर स्क्वायर भी रिप्लेस हो गया, दैट इज गिवन बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो डीबी में जो वेरिएबल बच रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। कैपिटल आर इज कॉन्स्टेंटल, आई इज कॉन्स्टेंटल। कितना वेरिएबल बचा आपका, एक ही वेरिएबल बचा। हमारा काम आसान हो गया, यहाँ पे आपने सब कुछ खत्म कर दिए, बस आपका आंसर अब एक सिंगल वेरिएबल के टर्म पे बचा है, छोटे से वेरिएबल के फॉर्म पे आ गया आपका साइन। ठीक है, कोई डाउट अभी जेई वाले बच्चों, जेई वाले बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है क्या जेई वालों, जल्दी बताओ। 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा ना? कहाँ पर रे, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट सही है। तो इसको चेंज कर देते ना बेटा, ये साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख देंगे ना अपन।
ठीक है ना, वो चेंज कर दे रहा है, रुक जा अभी। बाकी सब सही है, देख लो और कहीं पे कोई फंस रही गाड़ी क्या, बाकी सब सही आ गया। और तो सर वो पाई, सेक्स डी थीटा की वैल्यू कैसे है, एक बार समझा दीजिए। कौन सी वाली वैल्यू? ये पुट tan थीटा इक्वल्स टू y बाय r के बाद। ठीक है, रुक जाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया आपका cos थीटा आई, फिर यहाँ पे बचेगा r cos थीटा डी थीटा। हाँ, कौन सा वाला बताओ? सर पुट tan थीटा इक्वल्स टू y बाय r के बाद। अरे डिफरेंशिएट किए ना बच्चे, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ सर समझ गए। समझ गया, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और आप डी थीटा के फॉर्म पे लिखोगे ना उसको, डी वाई बाई डी आर। समझ गए कि नहीं? हाँ अच्छा, अभी ये बताओ, आपका इंटीग्रेशन चल रहा है कि डिफरेंशिएशन चल रहा है? अभी क्या चल रहा है आप लोगों का? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन नहीं चालू हुआ क्या? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए अभी कि डाउट है अभी भी? नीट वाले बच्चे ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, हाँ, ज्यादा उलझना मत कि अरे कहाँ से कर दी, कोई जरूरत नहीं है, ऊपर का रिजल्ट याद रखना। ठीक है, लेकिन जेई वालों को करना, ध्यान रखना। नीट वाले बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे, कैसे कैसे हो रही कहानी, जेई वालों को करना है। लेकिन अब अपन फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ने लगे अल्टीमेटली। तो पेज नंबर 7 में अब अपन क्या यूज कर लेंगे, हमारे पास आ गया पूरा फाइनली, ये जो लास्ट स्टेप आ गई है ये हमारे लिए अब काम की है, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा हो यहाँ पे, और एक ही वेरिएबल बचा, तो मैं अभी ना इसी पेज पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, सबसे अच्छा ही रहेगा यहाँ पे, है ना। 2 पेज पे नहीं जा रहे अपन, इसी पेज पे कैलकुलेट कर ले, क्योंकि यहीं पे आपको सब कुछ दिख रहा है, पेज नंबर 6 पे। ठीक है ना, यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहे। तो अब कैलकुलेशन के लिए क्या जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, ये किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे निकाल दोगे? आपको किसको इंटीग्रेट करना बेटा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? और लिमिट कहां से कहां तक लेना है, लिमिट कहां से कहां तक लेना है? लिमिट आ जाएगी इसकी, थीटा की जो लिमिट आ रही, देखो ये थीटा की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक आएगी, ये थीटा 1 से लेकर कहां तक जाएगी, थीटा 2 तक जाएगी थीटा की लिमिट। अभी समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी माइनस थीटा 1 से लेकर प्लस थीटा 2 तक। माइनस साइन क्यों लिए बता सकते हो कोई? थीटा में लोअर लिमिट में माइनस साइन क्यों लिए, कोई बता सकता है क्या? लोअर लिमिट में माइनस साइन क्यों लिए हो? रेफरेंस लाइन से कैसे घूम रहे आप, नीचे की तरफ, और थीटा 2 में रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ हो। ठीक है, इसलिए लिमिट में, लोअर लिमिट में माइनस थीटा 1 लिखे और अपर लिमिट में क्या लिखे हो आपने, प्लस थीटा लिखे हो। ध्यान रखना इसको, छोटी सी बात है ये। तो अब फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, एंड लिमिट आ जाएगी माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, पहले अपर लिमिट रख दो साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 1। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, प्लस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा होता है ना। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा। तो ओवरऑल देख लो अब आपका फाइनल रिजल्ट किसमें रिड्यूस हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। समझ गए या डाउट है? देख लो भैया जेई वाले, समझ गए पूरा? हेलो हेलो, समझ गए? योजित, योजित समझ गए? सर समझ गया। हाँ, इसको लेकिन ना 2 बार करके देखना है, ये जो डिस्कस